नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर सेशन की, जहां आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के सीडीपी यानी हमारे सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सीडीपी क्या है, कैसे इसको पढ़ना है, कितनी यूनिट्स इसमें डिवाइड की गई है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, सबके लिए समान रूप से उपयोगी सीडीपी को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी एंड तक देने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो जुड़ जाए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको विद्यार्थियों 30 में से 30 अंकों की पूरी तैयारी कैसे करें और कैसे पूरे में से पूरे अंक लाएं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि विद्यार्थियों जल्दी से जुड़ जाएं। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों, यूपी टेट भर्ती परीक्षा हमारे सामने है और ऐसे में इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 यानी बीएसटीसी वाले विद्यार्थी और पेपर 2 यानी कि बीएड वाले विद्यार्थी। अगर बात करें विद्यार्थियों, तो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में आप देखिए विद्यार्थियों, चाहे अगर हम पेपर 1 की बात करें जो आगे जाकर आपके विद्यार्थियों कक्षा 1 से 5वीं तक के टीचर बनने के लिए पात्रता है, तो हम पेपर 1 में अगर देखें तो कुल 150 सवाल आते हैं। हर सवाल 1 नंबर का है और 150 अंक इसके लिए दिए जाते हैं। और इसमें जो पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो कि कंपलसरी है सभी व्यक्तियों के लिए, इसके कुल 30 सवाल आते हैं। हर सवाल 1 नंबर होने के कारण 30 अंक इसके लिए दिए जाते हैं। यह है पेपर 1, यानी पेपर अंक में भी 150 में से 30 अंक आपको सीडीपी के लिए ही होंगे। और अगर पेपर 2 की बात करें, जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 6ठी से 8वीं तक का टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए पेपर 2 होने वाला है। और उसमें भी आप देखिए विद्यार्थियों के कुल 150 अंकों का पेपर है और 150 इसके लिए अंक दिए जाते हैं, जिसमें पहला पार्ट ही विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियां अनिवार्य रूप से दी गई है और इसके कुल 30 सवाल आते हैं। हर सवाल 1 नंबर का है, यानी 30 अंकों की होती है। यानी कि एक बात यहां से साफ होती है कि चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, सीडीपी सबको पढ़नी है, क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सारी जानकारी मैं आपको 1 बाय 1 करके दूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि वीडियोस जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सहपाठी ग्रुप तक, उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं आगामी समय में आयोजित होने वाली आपके अपनी यूपी टेट भर्ती परीक्षा की, समान रूप से उपयोगी होने वाली है। और विद्यार्थियों याद रहना, अब तक आपने केवल सीडीपी को पढ़ा होगा, आज से आप इसको जिएंगे। मैं आपको यहां पर वो कंटेंट देने वाला हूं जो आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलने वाला है। बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में हम इसको समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार इस यूपी टेट में सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके बात करें तो इस सिलेबस की बात करें, हम किसके सिलेबस की, सीडीपी के सिलेबस की हम बात करें विद्यार्थियों, तो पहला यूनिट आ जाता है बाल विकास। कौन सा बेटा, बाल विकास। तो सीडीपी में पहला है बाल विकास, तो हम इसको समझेंगे बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, भाषा विकास क्या है, अभिव्यक्ति क्षमता, सृजनात्मक क्षमता, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे आते हैं कि बताइए सृजनात्मकता में कौन सा एक तत्व नहीं होता है, नमनीयता, मौलिकता, लचीलापन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हैं। उनसे हम रिलेटेड सवालों को भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका फिजिकल, मेंटल एज वेल एज जो इमोशनल डेवलपमेंट है, शारीरिक मानसिक विकास है, वो कैसे होता है। मेरा उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों आपको हर तरीके से समझाना। मैं इसके लिए आपको ये बाइलिंगुअल तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से पढ़ूंगा, क्योंकि देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बहुत ईजी होते हैं। जैसे हमने कहा सर अगर कोई बात कहें तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में बहुत ईजी है, तुरंत समझ में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे इंग्लिश में होते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं प्रतिपुष्टि, तारतम्यता, समझ में नहीं आएगा क्या है, पर यही मैं कहूं कि फीडबैक, कोऑर्डिनेशन, तो जल्दी समझ में आएगा। तो जब ये टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं आपको इसकी अवस्थाएं, इन्फेंट एज क्या है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, सारी समझूंगा। इनमें बच्चे का कैसे कैसे फिजिकल, इमोशनल, मोरल, मेंटल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बच्चे की पहली पाठशाला, बच्चे का परिवार क्यों है, बच्चा वहां रहते हुए क्या सीखता है, सभी मुद्दों पर बात करूंगा। और इस बाल विकास को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, सरल शब्दों में समझूंगा। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि पढ़ाने के साथ साथ इसके एमसीक्यू भी आपको हाथों हाथ करवा दे। ठीक है, तो पहली यूनिट बाल विकास की है। और अब इसके अंतर्गत और क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्हाट आर दी मेजर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे बाल विकास को। तो इसमें हम वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है, जैसे पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, संचार के माध्यम, इन सबको समझेंगे। क्योंकि बालक के विकास में उसका वंशानुक्रम, उसका वातावरण, उसकी हेरिडिटी, उसके इन्वायरमेंट, सबका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, हम जिस वातावरण में रहते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। हाँ, कुछ गुण हमारे माता पिता से आते हैं जिनको हम कहते हैं वंशानुक्रम, लेकिन हमारे विकास में ज्यादा योगदान किसका होता है, वातावरण का। हम डिटेल में समझेंगे वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है, हेरिडिटी क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है,
वंशानुक्रम शब्द किसने दिया था, है ना, इससे होने वाली अक्षमताएं कौन कौन सी है, कौन कौन से विकार है, डिसऑर्डर है, उनको समझेंगे, गुणसूत्र क्या होते हैं, बहुत अच्छे से बात पढ़ेंगे। यानी बाल विकास की चिंता आप मुझ पे छोड़ दें, मेरी गारंटी कि एक बार अगर आपने मुझसे ये पढ़ लिया फिर आप भी कहेंगे सर एक भी नंबर अब तो इसमें हमारा कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, पढ़ाना नहीं समझाना है और आपकी समस्याओं का समाधान करना है। सेकंड टॉपिक आपका इसमें रहता है विद्यार्थियों, वो है सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। क्या है बेटा, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। तो यहां हम समझेंगे सीखना क्या है, व्हाट इज लर्निंग, और इसकी प्रिंसिपल्स क्या है। जैसे देखो इसमें एक छोटी छोटी सी बात सुनना, यहां लिखा है अधिगम। अभी तक आप YouTube पे किसी भी टीचर से पढ़े वो यही कहेगा अधिगम मतलब सीखना, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा सीखना क्या है, अधिगम क्या है, डिफरेंस करके बताऊंगा, और फिर ये भी समझूंगा दोनों में समानता क्या है, इनके सवाल भी बताऊंगा। क्योंकि आज यूपी टेट का जो पैटर्न होने जा रहा है वो कंसेप्चुअल ज्यादा होगा फैक्चुअल की बजाय, सवाल घुमा फिरा के ज्यादा पूछे जाएंगे, इसकी बजाय कि सीधा डेटा दे दिया जाए कि बताओ ये क्या है। वो सवाल, वो जवाब, वो जो समय था वो जा चुका है, एनईपी आ चुकी है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब बच्चे के मानसिक विकास पर बल देने के कारण सवालों को लॉजिकल बनाया जा रहा है। तो मैं आपको सीखना क्या होता है, उसका अर्थ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, और अधिगम की प्रयोगशाला विधि क्या है, सीखने में प्रयोगशाला विधि क्या है, लेबोरेटरी मेथड, उसको समझाऊंगा। यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उस सीखने के नियम क्या है, अधिगम के नियम, जिसमें एक मुख्य योगदान होता है बेटा थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत का नाम क्या है, उस सिद्धांत का नाम है बेटा, याद रखेंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो आगे हम पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और इसमें मूल रूप से क्या पूछा जाता है कि बताइए थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो है उनमें प्राथमिक नियम की है कितने हैं, द्वितीयक नियम कितने हैं, प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको 5 जो द्वितीयक नियम है और 3 जो मुख्य नियम है बहुत आसान शब्दों में समझूंगा। मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको न केवल समझाना है बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल से बताना है। मैं उन प्राचीन स्टीरियोटाइप जो टीचर्स चलाते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं कि बस बोल दिया लिख लो वही परम ब्रह्मांड का ज्ञान है, ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको समझाने पर ज्यादा ध्यान दूंगा। मैं आपको इसके बारे में यह बताऊंगा कि इस सिद्धांत का उपयोग एज ए टीचर आप स्कूल में क्या ले सकते हो, न केवल थॉर्नडाइक बल्कि विद्यार्थियों में आपका पावलो का जो संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, वो समझूंगा। कंडीशनिंग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, रियल लाइफ में भी काम आती है, और जब आप टीचर बनकर स्कूल में जाएंगे वहां भी काम आएगी। फिर हम समझेंगे कैसे स्किनर ने कहा है कि बच्चों को क्रिया प्रेरित करते हुए सिखाया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, स्किनर ने क्यों चूहों पर प्रयोग किया और कहा कि पहले अनुक्रिया बाद में उद्दीपक होता है। हम बताएंगे कि कैसे बच्चों के अंदर आइडिया मतलब सूझ, अंतर्दृष्टि, इंसाइट का डेवलपमेंट करना सिखाया था किसने, कोहलर ने। और इन्होंने एक बेहतरीन प्रयोग किया था चिंपैंजी सुल्तान के ऊपर, जो आपको पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। इसके साथ ही जीन पियाजे, जिन्होंने अपने ही बच्चों लॉरेंट ल्यूसिन जैकलिन पर प्रयोग करके बहुत डिटेल में आसान शब्दों में समझाया कि आखिरकार बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास कैसे होता है, वो समझाया, उसको समझेंगे। लेव वाइगोस्की से तो सवाल आता ही आता है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता ही आता है। लेव वाइगोस्की ने कहा कि कैसे हमारे सीखने में हमारे समाज, हमारी संस्कृति का रोल होता है, वो इन्होंने समझाया। सीखने के वक्र कौन कौन से हैं, कर्व कौन कौन से हैं, कब बच्चा सीखता है, सीखने के 4 प्रकार के वक्रों को बताया गया है, सरल रेखीय, पॉजिटिव कर्व, नेगेटिव कर्व, एस शेप्ड यानी मिश्रित कर्व। तो मैं आपको बताऊंगा सकारात्मक कब बनता है, नकारात्मक कब बनता है, और कब है जब पढ़ना स्थिर हो जाता है, और इस अवस्था को कहा जाता है सीखने का पठार, अधिगम का पठार। क्यों बनता है, उसका अर्थ क्या है, उसका कारण क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और कैसे आप इस पठार को दूर कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ के चलें कि ये बाल विकास और अधिगम 2 ऐसी यूनिट है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के सवाल पूछने का जो क्रम है वो यहीं से आता है। क्रिएटिविटी को भी हमें इसी में समझना है, वंशानुक्रम वातावरण को भी इसी में समझना है। तो ये सारी चिंता मुझ पर छोड़ दें, जो मैं पढ़ाऊंगा मेरी गारंटी है कि उससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी कि जो मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, मेरी गारंटी कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो बताओ इससे अलावा आपको क्या चाहिए, यही तो चाहिए। अब आपके मन में आएगा सर हमें चाहिए कंटेंट, कंटेंट कहां से मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स कहां से मिलेंगे, इसकी जानकारी भी क्लास एंड से पहले दूंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अब बात करें अगली यूनिट की तो देखो इसके बाद अधिगम के बाद आ जाता है विद्यार्थियों आपका टॉपिक, वो है शिक्षण और शिक्षण विधियां, टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स। सो व्हाट आर टीचिंग मेथड्स, उसको हम समझेंगे। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग करवाना क्या होता है, टीचिंग के अनेक अप्रोचेस, उपागम बताए गए, लेवल बताए गए, जिसमें टीचिंग के उद्देश्य, उसका अर्थ, स्मृति स्तर क्या है, अवबोध स्तर क्या है, चिंतन स्तर क्या है, थिंकिंग लेवल क्या होता है लर्निंग का, वो बताएंगे। इसमें
हम ये समझेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है, सिखाने के तरीके क्या है, सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हम समझेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स को। शिक्षण के सूत्र क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डिस्कवरी, इनको हम समझेंगे सूत्रों को। शिक्षण की टेक्निक्स कौन कौन सी है, प्रविधियां कौन कौन सी है, इसको समझेंगे। टीचिंग टेक्निक्स बताई गई, अभ्यास कार्य, गृह कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, उसको हम समझेंगे। ऑरल टेक्निक, रिटन टेक्निक, प्रैक्टिस वर्क आदि। इसके बाद हम समझेंगे शिक्षण की नई नई अब विधियां जो है वो कौन कौन सी आ चुकी है, उपागम, अप्रोचेस कौन कौन सी आ चुकी है। तो इसमें आपको पढ़ाएंगे बेटा हर्बर्ट उपागम क्या है, मॉरिसन उपागम क्या है ना, आरसीएम उपागम क्या है, बहुत सारी बातें हैं जो समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, आप लोगों ने बीएड में भी क्या होगा, वो है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। इसको हम समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है ना, कौन थे डी ड्वेलन एलन जिन्होंने सूक्ष्म शिक्षण बताई, और क्या इसके लिए हम कहेंगे कि आवश्यक कौशल की जरूरत पड़ती है, ये भी बढ़ेंगे। यानी कि शिक्षण विधियों की सारी चिंता छोड़ दें। अब तक आपने यूट्यूब एप्लीकेशन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हमेशा ये सुना होगा कि शिक्षण विधियां बड़ी बोरिंग है, साइकोलॉजी बहुत कठिन है, समझते हैं पर सवालों का जवाब नहीं होता है। इन सारे स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए हम एक नई तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ना केवल पढ़ेंगे बल्कि जिएंगे। मेरा मानना है कि जब आप साइकोलॉजी, सीडीपी मुझसे पढ़ेंगे, शिक्षण विद्या मुझसे पढ़ेंगे, इसके बाद आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका जीवन और आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, और आप जो भविष्य में सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं उसका 90% मैं आपको यहां से बनाकर दे दूंगा। और सवाल परीक्षा में तभी सही होगा जब आप अपने आप को स्टूडेंट नहीं बल्कि एक सरकारी टीचर मानते हुए सवालों का जवाब देंगे। क्लियर? इसके बाद आ जाता है विद्यार्थियों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसको हम समझेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसका आइडिया कहां से लिया गया है, अमेरिका से या कनाडा से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, बच्चों की कैसी काउंसलिंग कर सकते हैं, निर्देशन और परामर्श को समझेंगे। क्या होता है एजुकेशनल इंप्लीमेंटेशन, एजुकेशनल इंक्लूजन, इसको हम समझेंगे। कैसे उनकी पहचान करते हैं, कौन कौन से प्रकार के बच्चे होते हैं और उनका निराकरण कैसे करते हैं। कक्षा में जैसे वंचित वर्ग के बच्चे, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग और शारीरिक दशाओं के आधार पर जो बच्चे हैं, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मूक बधिर, अधिवाचिता या मानसिक दशा पर आधारित बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, मैं सिखाऊंगा। क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी क्लास में कोई भी बच्चा समान नहीं होगा। कोई मंदबुद्धि होगा, कोई बाल अपराधी होगा, कोई दृष्टिबाधित, कोई श्रवण बाधित, कोई मूक बधिर, कोई दिव्यांग है, कई प्रकार के बच्चे होंगे। तो मैं एक एक बच्चे के बारे में बताऊंगा कि कैसे इन बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे इन बच्चों को समझाया जाता है, समझाने का तरीका क्या है वो भी मैं ही बताऊंगा। क्लियर? तो नो चिंता नो फिकर, डन डना डन। आगे बढ़े। अगला देखो विद्यार्थियों, इसमें टॉपिक क्या है आपका। अब इसी में विद्यार्थियों दिया रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आईसीटी और उसमें एटीट्यूड का क्या रोल है, सामग्री कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन सी विधियां हैं जो आईसीटी के लिए जरूरी है, आईसीटी कैसे काम कर रही है, कौन कौन से एक्ट अब तक आ चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। समावेशी शिक्षा जो होती है इसमें अधिगम का क्या रोल है, क्यों इसमें बच्चों को सिखाना आवश्यक है, उसके तत्व और उसकी तकनीकें क्या है समावेशी शिक्षा की, ये पढ़ेंगे। कैसे इनको स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल शिक्षण विधियों से पढ़ाया जा सकता है, ब्रेल लिपि क्या है पढ़ाएंगे आपको, अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि होती है, दृष्टिबाधित के लिए, श्रवण बाधित के लिए पढ़ाएंगे लिप्स रीडिंग मेथड होता है, मौन वाचन विधि क्या है, सारी बातें करेंगे, है ना। इसके बाद समावेशी बच्चों को कैसे आप गाइड कर सकते हो, निर्देशन दे सकते हो, परामर्श दे सकते हो, उसका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, उनको समझेंगे। यानी कि बहुत ही आसान सा एक सब्जेक्ट है बेटा जिसको जानबूझ के कठिन अब तक बनाया गया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो पढ़ाएंगे उस पर विश्वास रखना है। देखो पहले दिन से आपको एक कसम खानी है। आपको कसम क्या खानी है कि जो मैं पढ़ूंगा आपको विश्वास रखना है कि बस इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं पढ़ूंगा उससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और देखो बेटा, टीचर, डॉक्टर और ईश्वर तीनों पर विश्वास करना पड़ता है, तीनों विश्वास से चलते हैं। तो पहला विश्वास खुद पर करना और दूसरा मुझ पर करना। मैं अगर गारंटी ले रहा हूं तो इतनी सी गारंटी आप लो और मुझसे दावा करो कि सर हम वादा करते हैं आज के बाद जितनी मेहनत आप करोगे, जितना आप पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे, याद करेंगे और उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर इतना वादा आप मेरे से कर सकते हो तो बेटा मैं आपसे दुगुनी रफ्तार से और आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस यूपी टेट तक हम रेगुलर क्लास रखेंगे, एक के बाद एक पीवाईक्यू, एमसीक्यू, थ्योरी, मैराथन सब पढ़ते जाएंगे। बस चिंता नहीं करनी, जो पढ़ाएं उस पर ध्यान देना है, पैनिक नहीं होना। फिर हम समझेंगे कैसे इसमें परामर्श देने वाली, सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र पर बात करेंगे, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको हम डाइट कहते हैं, इसका क्या रोल है, इसको विशेष समझेंगे। डाइट का रोल क्या है, एसटीसी के बच्चे क्यों ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पर क्या शाला पूर्व और शाला सेवा के दौरान भी शिक्षण हमारी जो है ट्रेनिंग होती है या नहीं, इसको समझेंगे। सुपरविजन और इंस्पेक्शन क्या होता है, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, इसको समझेंगे। समुदाय यानी कम्युनिटी और विद्यालय की सहयोगी समितियां कौन कौन सी होती है, जिसमें हम स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज क्या है, एसडीएमसी क्या है, एसएमसी क्या है, उसको
इसको समझेंगे। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, सरकारी गैर सरकारी, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। निदेशालय क्या है, सचिवालय क्या है, इसको समझेंगे। बाल अधिगम में कैसे हमारे निर्देशन और परामर्श का महत्व होता है, इसको भी समझेंगे। यानी कि बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। अब तक हमने इस सवाल को इस सब्जेक्ट को इस दृष्टिकोण से पढ़ा है कि हमें परीक्षा पास करनी है, लेकिन अब हम इस तरीके से करेंगे कि हमें परीक्षा को अच्छे नंबर से पास करनी है। क्योंकि बेटा जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो वो एग्जाम नहीं, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम है। यहां पास होने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, ज्यादा नंबर से पास होने वाले का सिलेक्शन होता है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। पार्ट ख जो है वो एक सम कंक्लूजन है जो बताता है कि अधिगम और अध्यापन, टीचिंग और लर्निंग कैसे करनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की विधियां, प्रक्रिया, बालकों की अधिगम क्रिया विधियां क्या है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम क्या है और उसके सामाजिक संदर्भ क्या है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेनली टॉपिक रहेंगे, टीचिंग लर्निंग के, अधिगम के, बाल विकास के, समावेशी शिक्षा, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन का क्या रोल होता है वो भी हम समझेंगे। तो ये सारी बातें हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। फिर बात करें विद्यार्थियों तो एक समस्या समाधान के रूप में और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को आप कैसे पढ़ा सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड क्या है, अन्वेषण विधि क्या है, वो हम समझेंगे। अधिगम की वैकल्पिक संरचना क्या है, इसकी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण क्या है, और याद करो प्रयास एवं त्रुटियों में कैसे हम बच्चे की गलतियों को समझ सकते हैं। बोध और संवेदनाएं क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग और सेंस क्या होता है, मोटिवेशन और लर्निंग का क्या रोल है, अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, चाहे वो निजी हो या फिर एनवायरमेंटल पर्यावरणीय हो, उनको हम समझेंगे। तो एक मजेदार सेशन होने वाला है जिसके अंतर्गत हम सारी सीडीपी को कवर करने वाले हैं विथ टीचिंग मेथड्स। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ये था आपका सीडीपी का सिलेबस। कल से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए मैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। आप सबसे भी निवेदन है कि रोजाना होने वाली उन क्लासेस से जरूर जुड़ें और जरूर उनको पूरा देखें। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो कौन से मेजर टॉपिक्स है जहां से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं एमसीक्यू भी करूंगा और साथ में रोजाना एक थ्योरी क्लास को रेगुलर अपडेट आपके लिए इसी चैनल पर, हमारा जो लक्ष्य सेंट्रल का एग्जाम चैनल है, इस पर अपलोड करूंगा। तो आप अगर नए हैं तो हमारे लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम के चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि अब आपकी तैयारी के लिए कोई बिना पैसा लिए आप सबके लिए विद्यार्थियों निःशुल्क तैयारी का हमने सपना देखा है। और लक्ष्य परिवार आपके लिए ये जो आपका सपना है इसको हकीकत में बदलने जा रहा है, क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। और हम अपने संकल्प पर टिके रहेंगे और तब तक टिके रहेंगे जब तक आपकी यूपी टेट का एग्जाम नहीं हो जाता। तो प्यारे विद्यार्थियों सीडीपी का सारा कंटेंट यूट्यूब पर हैंड रिटन नोट्स में आपको अपने घर बैठे मिलने वाला है। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। जुड़े रहिए इस चैनल से, कल होने वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस से, डेली होने वाली क्लासेस से जुड़े रहिए और रोजाना इन क्लासेस को देखिए, पढ़िए और शेयर कीजिए अपने सभी साथियों सहपाठियों के ग्रुप्स तक। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। मन में कोई शंका है, डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा और आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच।